हो गया। अब आते हैं इस पे सा 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 हा, इसको ऊष्म, ऊष्मीय, ऊष्मण, या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्म, ऊष्मीय, ऊष्मण या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से? सा 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 हा, ये कहलाते हैं आपके ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। इनका जो नाम ज़्यादा फेमस है, एक तो ये है ऊष्मीय, एक ये है संघर्षी। इनके नाम से इनको जाना जाता है, सबसे ज़्यादा पहचाने जाते हैं। अब इनका उपयोग कैसे होना है? तो इनका उपयोग कुछ इस तरीके से होता है। पहले आप समझो ऊष्म, ऊष्मीय, ऊष्मण, संघर्षी, इसका अर्थ समझ जाओ। ऊष्म का अर्थ होता है या ऊष्मीय का अर्थ होता है या ऊष्मण का अर्थ होता है ऊष्मा, एनर्जी, नहीं वो तो ऊर्जा होती है। ऊष्मा मतलब होता है कोई गर्म चीज, उसको बोला जाता है ऊष्मा। अब इसमें होता है क्या है, जब इनका प्रयोग किया जाता है तो हमें जोर से सांस अंदर लेनी पड़ती है। जोर से सांस अंदर लेंगे, फिर बाहर छोड़ेंगे, तो बाहर छोड़ते टाइम इसमें से गर्म सांस निकलती है। सा को बोलते समय, हा को बोलते समय गर्म सांस बाहर निकलती है, गर्म हवा बाहर निकलती है। तो इसलिए इनको संघर्षी कह दो या ऊष्मीय व्यंजन कह दो। ठीक है। इनका क्या होता है कि इनका कोई पंचमाक्षर तो खुद का है नहीं, इनका कोई अपना खुद का पंचमाक्षर नहीं है, तो ये फिर इनका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन इनका उपयोग किस तरीके से करते हैं वो हम आगे समझेंगे। जैसे इसमें इसका कोई पंचमाक्षर नहीं था, ऐसे ही इसका भी कोई पंचमाक्षर नहीं है। अब ऐसे ही ये है संयुक्त व्यंजन। अब इसमें देखना, उसी व्यंजन में कुछ पढ़ने को कुछ नहीं है, बस याद रखो कि ये उसी व्यंजन कहलाते हैं, इसके अलावा कुछ स्पेशल नहीं है। तो आते हैं संयुक्त व्यंजन पे। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन को हम पहले पढ़ चुके हैं ना एक बार। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र। एक होता है ध्या। तो छा को हम देख चुके हैं कि आधा का धन स बराबर छ, और त्र को हम देख चुके हैं आधा ता, या फिर ऐसे लिख दो आधा ता धन रा, तो हो जाएगा त्र। इसको कभी कभी ऐसा लिख देते हैं, कभी कभी, मतलब गलत कोई भी नहीं माना जाएगा, दोनों ही सही होंगे, लेकिन इसका उपयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। बनाना भी नहीं आ रहा भाई, ऐसे करके ऐसे ताके जैसा बना देते हैं और फिर ऐसे कर देते हैं, बनाना ही नहीं रहा। अब आप समझ जाना, जैसा भी हो, सबसे ज़्यादा उपयोग इसी का होता है, यही सही तरीका होता है। इसको भी कर लेते हैं, लेकिन ये गलत नहीं है, इसको करते हैं तो गलत नहीं है, ये ध्यान रखना। सही ये भी है, छोड़ो इसको, छोड़ो। छात्र ज्ञा, ज्ञा का उपयोग करने के लिए आधा जा या फिर जा को ऐसे करके लिख लो, या जोड़ दो तो ये कहलाएगा ज्या, क्योंकि जा है ना इसमें, इसलिए ज्या बोलते हैं, ज्या। अब जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जानते हैं इन चीज़ों को, वो ज्या बोल देते हैं, हम लोग ज्ञा बोल देते हैं। फिर आता है स, तो इसमें सा का आधा रूप या ऐसा वाला रूप, धन रा जोड़ दिया तो बन गया स। समझ गए बातों को? ऐसे बनते हैं। 1 2 3 4। अब आता है ध्या। ध्या को देखो, इसमें द होता है आधा और या होता है, ठीक है। और जब इसको बनाया जाता है ना, कैसे बन जाता है, ये देखो, ये द लिया, इसी में या जोड़ दिया, ये बन गया। अब इसी को अगर सही से लिखना हो तो ऐसा लिख देते हैं, या मान लो ऐसा करके ऐसा और ऐसा कर देते हैं, बन गया ध्या, ठीक है। अब इसको संयुक्त व्यंजन क्यों नहीं कहा गया? इसको संयुक्त व्यंजन में क्यों नहीं रखा गया? तो इसकी पहली बात तो ये कि इसका रूप परिवर्तित नहीं हो रहा है, जैसा इसमें लिखा गया है ना, इसको जोड़ के ऐसा ये बनाया, इसी को बस संभाल के ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, लेकिन बदल तो नहीं रहा ना कि भाई ऐसा कुछ बदल रहा हो, नहीं बदल रहा ना। तो पहली तो वजह ये है, इस वजह से इसको सम्मिलित नहीं किया गया संयुक्त व्यंजन में, क्योंकि ये अपने रूप में रहता ही है, अपना रूप ही नहीं बदल रहा,
तो संयुक्त क्यों कहेंगे इसको जब रूप नहीं बदल रहा? तो संयुक्त इनको कहा गया है, ये देखो ये रूप बदल रहे हैं, का के जैसा ये है ही नहीं, सा के जैसा ये है ही नहीं, ता के जैसा ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, जा के जैसा कुछ है ही नहीं इसमें, या के जैसा कुछ है नहीं, ऐसे इनके जैसा कुछ नहीं है। तो ये अपने रूप को बदल रहे हैं जुड़ने के बाद में, इसलिए संयुक्त रूप कहा गया है और संयुक्त रूप की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए संयुक्त व्यंजन कहा गया है। जबकि इसको ऐसा कुछ है ही नहीं है, ये अपने रूप परिवर्तन कर ही नहीं पा रहा है, बस संभल रहा है, थोड़ा सा सुधार आ रहा है लेकिन बदल नहीं रहा। ठीक है, पहली वजह तो ये। दूसरी वजह ये कि इसका टूटा हुआ रूप भी शामिल किया गया है और इसको सही माना गया है, जबकि इनके किसी भी टूटे हुए रूप को सही नहीं माना जाएगा। मान लो तरा कर देंगे, मान लेंगे क्या? सरा कर देंगे, मान लेंगे क्या? गलत है ना ये। इसको हम ऐसा कर देंगे, मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे। इसको हम ऐसा कर देंगे, मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे। तो इनके टूटे हुए रूप को स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है, जबकि इसका टूटा हुआ रूप स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा एनसीईआरटी भी कहती है। जैसे उद्यान लिखना है हमें, तो उद्यान हम ऐसे भी लिख देते हैं और उद्यान हम ऐसे भी लिख देते हैं। सही ये भी है, सही ये भी है, लेकिन जब एग्जाम में आए देखने को तो ये आपके लिए ज़्यादा सही है, जो अलग किया गया है वो ये कम सही रहता है एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, तो इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं आपके। मतलब हमने पहले पढ़ लिए अंतस्थ व्यंजन, फिर पढ़ लिए ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन, अब पढ़ लिए संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन के बाद में हम पढ़ लेंगे द्वित्व। द्वित्व द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनि या युग्मक व्यंजन। अब इनमें होता क्या है द्वित्व में? द्वित्व का मतलब होता है दो, ये लिखा है द्वि मतलब दो, और या फिर युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो इसमें ऐसे व्यंजनों को रखा जाएगा जो लगातार दो बार लिखे जाते हैं, इसलिए जोड़ा बनेगा उनका। ठीक है, लगातार लगातार दो बार लिखे जाने वाले, लगातार दो बार लिखे जाने वाले व्यंजन। ठीक है, जिसमें पहला व्यंजन आधे रूप में, दूसरा व्यंजन पूर्ण रूप में होता है। पहला व्यंजन आधे रूप में होगा, दूसरा पूर्ण रूप में होगा। कैसे होंगे भाई? एग्जाम्पल देख लो। कच्चा, पक्का, टक्कर, कर्ता, निमित्त, प्रसन्न, सम्मिलित, कुल्ला, सैयद, और कौन सा होगा? चद्दर, मुहर्रम, ऐसे ही और भी कई सारे जो भी आपको ध्यान आ जाए, वो सारे सारे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनि या युग्मक व्यंजन। ठीक है, इसमें होता क्या है, कोई व्यंजन लगातार दो बार लिखा जाता है। दूसरा, पहला व्यंजन आधे रूप में होगा और दूसरा व्यंजन पूर्ण रूप में होगा। ये देखो, पहला आधे में, दूसरा पूर्ण, आधा पूरा, आधा पूरा। ये आधा ता होगा, फिर पूरा ता, आधा ता फिर पूरा ता, फिर आधा ना पूरा ना, ये आधा फिर पूरा, ये आधा फिर पूरा। देखो, ये आधा पूरा, ये आधा पूरा, ये आधा ऊपर नीचे पूरा। ठीक है, इस तरीके से द्वित्व व्यंजन पढ़े जाते हैं। द्वित्व के बाद में हम पढ़ लेंगे व्यंजन गुच्छ। व्यंजन
व्यंजन गुच्छ, व्यंजन गुच्छ कौन से होंगे? तो व्यंजन गुच्छ होंगे कोई भी दो व्यंजन एक साथ, कोई भी दो व्यंजन एक साथ लिखने का है, कोई भी दो व्यंजन एक साथ होंगे। दूसरा पहला आधा, दूसरा पूर्ण व्यंजन। मतलब ये है कि जैसा द्वित्व होता है ना वैसे ही कुछ गुण व्यंजन गुच्छ में पाए जाते हैं। बस गुच्छ में अंतर ये होता है कि यहाँ पे द्वित्व में लगातार एक साथ एक ही अक्षर होगा, एक ही अक्षर को दो बार लिखा जाएगा, एक ही व्यंजन को दो बार लिखा जाएगा, जबकि व्यंजन गुच्छ में एक ही अक्षर दो बार नहीं होगा, अलग अलग अक्षर होंगे, एक आधा होगा एक पूरा होगा। ठीक है, कैसे होंगे भाई ऐसे? तो तन्मय, देखो ये आधा ये पूरा, लेकिन दोनों अलग अलग वर्ग के हैं, अलग अलग अच्छा है, दोनों एक जैसे नहीं है। यहाँ पे देखिए दोनों ये एक जैसे होते हैं, इन सब में दोनों एक जैसे होंगे, इन सब में दोनों होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पर उद्यान है, उद्यान लिख लो यहाँ, उद्यान लिख लो, पहला आधा दूसरा पूरा, और दोनों ही अलग अलग श्रेणी के, या अलग अलग अच्छे, सीधी बात है, अलग अलग व्यंजन होंगे दोनों कोई भी दो व्यंजन एक साथ। पहला आधा दूसरा पूरा। अब गड्ढा ले लें, गड्ढे में तो ये दोनों आ जाएंगे, गड्ढे में दोनों ही हो जाएंगे। फिर और कौन सा ले लें? चम्मच में दोनों द्वित्व में हो जाएंगे। गंदा ले लें, गंदा, गंदा पहला आधा दूसरा पूरा है, पहला आधा दूसरा पूरा। थोड़ी देर पहले हमने लिखा था शर्मा, ये पहले पढ़ा जाएगा सर, रा पहले पढ़ा जाएगा तो रा आधा और माँ पूरा हो गया भाई। गुप्ता ले लो भाई, गुप्ता ये भी तो है, गुप्त वंश, गुप्त शासक, वंश में ही देखो ना जो बने बिंदी के रूप में वो आधा है, सा पूरा है। तो ऐसे व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ कहा जाता है, जिनमें पहला व्यंजन आधा माना जाएगा, दूसरा पूरा माना जाएगा, और दोनों ही अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। जैसे द्वित्व में दोनों एक जैसे होते हैं यहाँ पे, लेकिन इसमें होंगे दो, एक आधा एक पूरा, लेकिन दोनों ही अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के व्यंजनों को, इस प्रकार के शब्दों को, ये व्यंजनों को समझ लो, शब्द तो नहीं, ये व्यंजन गुच्छ व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन गुच्छ व्यंजन, ठीक है। द्वित्व व्यंजन, गुच्छ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और बचे हैं कोई? बचे तो हैं, थोड़ा मिटाएं इसको।